हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक रीसेंट करंट अफेयर, जहां पे अपने कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पे अनाउंस किया गया है कि इंडिया और इजराइल एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के यहाँ पे कंटिन्यूसली निगोशिएशन कर रहे हैं। ये जो अनाउंसमेंट हुई है आपकी, ये अनाउंसमेंट एक स्पेशल मौके पे की गई है, जहां पर इंडिया और इजराइल दोनों ही देशों के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको ऑफिशियली स्टेब्लिश किए हुए यहाँ पे 30 साल पूरे हो चुके हैं। सो यहाँ पर ये जो डिप्लोमेटिक टाइज का जो 30th एनिवर्सरी है, इस मौके पे अनाउंसमेंट किया गया कि इंडिया और इजराइल दोनों ही एक दूसरे के साथ इस एफटीए के कॉन्सेप्ट को निगोशिएट करने में लगे हुए हैं और डायलॉग दोनों देशों के बीच में कंटिन्यूसली यहाँ पे हेल्ड किए जा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या पर्पस है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा दोनों नेशंस को, और ओवरऑल ये ट्रेड एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, किस लेवल पे एग्जिस्ट कर सकते हैं डिफरेंट देशों के बीच में। सबसे पहले उसको समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को। देखो, किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट का पर्पस होता है दो देशों के बीच में या मल्टीपल देशों के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंश्योर करना। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को तभी इंश्योर किया जा सकता है जब दो ब्लॉक्स के बीच में, दो देशों के बीच में या मल्टीपल देशों के बीच में जो गुड्स है और जो अपना सर्विसेज है उसका एक्सेस इजिली हो पाए, या फिर उस गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रेड है डिफरेंट देशों के बीच में वो आसानी से हो पाए, एक्सचेंज हो पाए आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज का। ये ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। अब यहां पर अगर देश एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज सही मैनर में हो पाए, इसके लिए जब निगोशिएशन करते हैं ताकि दोनों ही देशों का या डिफरेंट देशों का जो ट्रेड लेवल है वो ओवरऑल बढ़ पाए, जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधर पाए, जिससे ओवरऑल उन वो अपने यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पे अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें। इस पर्पस के साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट को तेजी से फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट देशों के साथ निगोशिएशन करने की कोशिश की जाती है देशों के द्वारा। और जब वो निगोशिएशन कंप्लीट कर ली जाती है और गुड्स एंड सर्विसेज का फैसिलिटेशन, एक्सचेंज, मूवमेंट ये आसान हो जाता है काफी हद तक, तो हम कहते हैं कि अब देशों के बीच में ट्रेड और इकोनॉमी का इंटीग्रेशन यहाँ पे काफी हद तक हो रहा है। और इसी इंटीग्रेशन को हम लोग डिफरेंट लेवल पे मेजर करते हैं कि वो अभी प्रेफरेंशियल लेवल पे है या फ्री ट्रेड लेवल पे है या सेका लेवल पे है या सेपा लेवल पे है। यहाँ पर ये जितने भी आप यहाँ पर लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स हमें इंडिकेट करते हैं कि दो देशों के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अभी किस लेवल पे पहुंचा है, यानी कि गुड्स, सर्विसेज और बाकी चीजों के बीच में कॉपरेशन का लेवल अभी दो देशों के बीच में क्या है, वो यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स हमें इंडिकेट करेंगे। तो आइए बारी बारी से समझते हैं हम लोग क्या होते हैं देशों के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के डिफरेंट लेवल्स। देखो, सबसे पहला यहाँ पे है पीटीए। पीटीए का फुल फॉर्म होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि कोई कंट्री है ए और कोई कंट्री है अपनी बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में निगोशिएशंस हुए कि हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाना है। तो अब इसमें बी मान लो कुछ अपने देश में कुछ सर्टेन चीजें प्रोड्यूस करती हैं और ए कुछ सर्टेन चीजें प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पर जो ये अपने देश में प्रोड्यूस करती हैं, उसके अराउंड तो ये अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्टेड रखना चाहेंगी, लेकिन ए भी सेम तरीके से जो प्रोड्यूस करता है उसको अपने यहाँ पर वो अपने मार्केट में अपने कंपनीज को प्रोटेक्टेड रखना चाहेंगी। तो इस प्रोसेस में वो चाहेंगे कि डोमेस्टिक कंपनीज को कम कंपटीशन मिले, लेकिन ए और बी दोनों ही कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते होंगे जिसकी जरूरत ए को होगी और जिसकी जरूरत बी को भी होगी। तो ऐसे गुड्स, ऐसे सर्विसेज जो यहाँ पर ए और बी दोनों को ही जरूरत महसूस होगी, बी ए की नीड सेटिस्फाई कर सकता है, ए बी की नीड सेटिस्फाई कर सकता है। और इस प्रोसेस में जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं दोनों देशों की, उनको भी कोई खास सीरियस कंपटीशन मिलेगा नहीं और वहां पर वो भी अफेक्ट नहीं होंगी और दोनों देशों के बीच में ट्रेड उन गुड्स का, उन सर्विसेज का बढ़ पाएगा जिसकी जरूरत इन दोनों देशों को म्यूचुअली है यहाँ पर। तो ए मान लो कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे बी को सप्लाई कर सकता है, बी कुछ प्रोडक्ट ए को सप्लाई कर सकता है। दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन होने के बाद एक लिस्ट डिसाइड करी जाएगी, जिस लिस्ट को कहा जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव लिस्ट। तो इस पॉजिटिव लिस्ट में बी, जैसे मान लो बी कंट्री है, तो वो अपने प्रोडक्ट्स क्लासिफाई कर सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने 20 प्रोडक्ट इस लिस्ट के अंदर क्लासिफाई कर दिए और
ए से कहा कि अगर आप ये 20 प्रोडक्ट हमको बेचोगे, आप हमें ये प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करोगे, तो आपके इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम कम से कम टैरिफ्स लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका प्रोडक्ट हमारे मार्केट के अंदर बेटर कॉम्पिटिटिव बन पाए और आप यहां पर स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर पाओ इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। सेम तरीके से ए भी अपने मार्केट में बी को एक्सेस देने के लिए एक पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन करेगा, और उसमें भी मान लो वो कुछ 25 प्रोडक्ट को क्लासिफाई करेगा और कहेगा कि अगर ये 25 प्रोडक्ट बी नाम की कंट्री हमारे मार्केट में बेचती है तो हम उसके ऊपर कम टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरीके से जब दोनों ही देश एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे और उस पर कम टैरिफ लगाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेज माना जाता है। जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, तो जैसे आफ्टा एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का एग्जांपल है, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। फिर उसके बाद बात करें तो इंडिया और मरकसर, यानी कि मरकसर एक सब रीजनल ब्लॉक है जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उराग्वे और वेनेजुएला जैसी कंट्री आती है। उनके साथ भी इंडिया ने यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। तो जहां पे इंडिया भी इन देशों के लिए पॉजिटिव लिस्ट मेंटेन करती होगी, और ये देश अगर इंडिया में उन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं तो उन पे इंडिया के द्वारा कम टैरिफ लगाया जाता होगा। अब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। इसी स्टेज में हम जब कंट्रीज नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं तो हम कहते हैं कि कंट्री पहुंच गई है अब एफटीए लेवल पे, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लेवल पे। इसमें इसमें जो लिस्ट मेंटेन करी जाती है देशों के द्वारा वो एक निगेटिव लिस्ट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मान लो दो देशों के बीच में मान लो 20-25 प्रोडक्ट की बजाय 100 प्रोडक्ट्स की लिस्ट मेंटेन करी गई और कहा गया कि इन 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर कम से कम टैरिफ लगाएंगे, लेकिन जो बाकी बचे हुए 20 प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हम टैरिफ हाई लगाएंगे क्योंकि उन 20 प्रोडक्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसे में इन प्रोडक्ट्स को इन प्रोडक्ट्स को डाला इन प्रोडक्ट्स को ये 20 प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई किया जाएगा इस लिस्ट के अंदर, और कहा जाएगा कि भाई इस 20 प्रोडक्ट के सिवा आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर आप हमें हमारी मार्केट में लाते हैं तो उन पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, लेकिन इन 20 प्रोडक्ट्स पर हम टैरिफ लगाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर टैरिफ लगने वाले प्रोडक्ट की एक लिस्ट मेंटेन करी जा रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नेगेटिव लिस्ट। लेकिन जो ये बचे हुए प्रोडक्ट्स होंगे इस लिस्ट के बाहर, उन पर टैरिफ कम से कम लगाएंगे देश। और इस वजह से ये आप समझ सकते हैं आप कि पहले अगर 25 प्रोडक्ट्स को लेकर के यहाँ पे टैरिफ कम किया गया था, तो अब 100 प्रोडक्ट्स को लेकर के टैरिफ कम कर दिया गया है। तो अगर टोटल 120 प्रोडक्ट्स हैं तो अलग से इसकी लिस्ट मेंटेन ना करके कंट्री इसकी लिस्ट मेंटेन करती है एफटीए लेवल पे, जहां पर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर केवल टैरिफ लगेगा और 100 प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यानी कि अब देख सकते हैं आप कि हम सेकंड स्टेज पे पहुंच गए, जहां पे हम केवल 25 प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ पहले कम लगा रहे थे, अब हमने 100 प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड है उस ट्रेड में हम टैरिफ कम लगाएंगे, जिससे दूसरा देश हमारे मार्केट में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगा। और सेम तरीके से दूसरी कंट्री भी अगर हमारे साथ इस लेवल पे निगोशिएशन में आती है तो हम भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उनकी मार्केट में सेल कर पाएंगे, जहां पर हमारे सेल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर कम से कम टैरिफ यहाँ पे लगाया जाएगा। सेम कॉन्टेक्स्ट में इसी इंटीग्रेशन लेवल में जब हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, सेका या सेपा लेवल पे, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लेवल पे जब हम पहुंच जाते हैं, तो इस लेवल पे यहाँ पर केवल गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे निगोशिएशन चालू हो जाती है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर के भी देश आपस में एक दूसरे को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे। अदर ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में, कैपिटल के मामले में भी यहाँ पर दोनों देश जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी अब और इंटीग्रेट होने की ओर बढ़ रही है, और ये होता है सेपा लेवल। सेपा लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल आता है आपका कस्टम यूनियन लेवल। तो कस्टम यूनियन लेवल में मान लो बहुत सारी देश आपस में मिल जाती हैं, जैसे मान लो कोई भी 5 देश आपस में मिल गई, और इन पांचों देशों में दुनिया से कोई भी देश अगर अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेचना चाह रही हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बेचना चाह रही हैं, तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या बैरियर्स लगाएंगे ये पांचों देश, ये मिल करके डिसाइड करते हैं, ताकि इन पांचों देश की जो इकोनॉमी है वो बेटर रूप से प्रोटेक्टेड रहे। जब इस लेवल पे कंट्री की
कॉपरेशन पहुंच जाती है, 5 के 5 देश अपने यहाँ पर आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर कॉमन रेगुलेशंस, कॉमन टैरिफ लगा रहे हैं, यहाँ पर कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स लगा रहे हैं, तो अब हम कह रहे हैं कि इन 5 देश में कॉपरेशन अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। और ये है आपका कस्टम यूनियन का एग्जांपल। तो कस्टम यूनियन के एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम यूनियन, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टम यूनियन, जहां पर इनकी पॉलिसीज इनकी पॉलिसीज, इन कंट्रीज की पॉलिसीज, जो भी इस ग्रुप का पार्ट है, इनकी पॉलिसीज काफी सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो इनके देश में आते हैं उन पर ये कॉमन तरीके से ये पॉलिसीज और टैरिफ और बाकी के रेगुलेशन अप्लाई करते हैं। फिर कस्टम यूनियन के बाद इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल आता है आपका कॉमन मार्केट का लेवल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रेगुलेशन के साथ साथ गुड्स की और सर्विसेज की मूवमेंट भी कंट्री के अंदर एकदम फ्री होगी, कैपिटल और लेबर की भी मूवमेंट एकदम फ्री होगी, इसको इंश्योर किया जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग कॉमन मार्केट। अब बन चुकी हैं ये देश जो भी इस ग्रुप का पार्ट बनेंगी। और फिर इससे भी नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं हम लोग, तो रेगुलेशन भी कॉमन हो जाते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इंश्योर हो जाता है, सर्विसेज और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कॉमन, वो यहाँ पे उनकी फ्री मूवमेंट हो जाती है देशों के बीच में, एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी कॉमन हो जाती है देशों के बीच में। तो अब हम कहते हैं कि ये अब इकोनॉमिक मार्केट बन चुकी है, अब इंटीग्रेशन इकोनॉमिक मार्केट के लेवल पे पहुंच चुका है। तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, यूरोपियन यूनियन कैन बी एग्जांपल ऑफ दिस, राइट। और इससे भी ऊपर अगर हम लोग जाएं तो जब सारे देशों का बीच में इंटीग्रेशन जो भी ग्रुप के अंदर है वो इस लेवल पे पहुंच जाए कि उनकी करेंसी भी कॉमन होने लग जाए, तो हम समझ जाते हैं कि अब हम इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन के लेवल पे इंटीग्रेशन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेवल्स होते हैं देशों के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। तो फिलहाल हम लोग जिस लेवल पे इजराइल के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं वो है आपका एफटीए लेवल, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लेवल। तो इस लेवल में क्या फायदा होगा हमें, तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के फील्ड में हम इजराइल और भारत दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बैरियर्स कम लगाएंगे। बैरियर्स कम लगाने के साथ साथ टैरिफ में कटौती की जाएगी, कोटाज में कटौती की जाएगी, यहाँ पर सब्सिडीज में कटौती की जाएगी, और जो प्रोहिबिशन और रेगुलेशन है उसको यहाँ पे इजी बनाया जाएगा। तो इस तरीके से दोनों देश एक दूसरे को काफी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के अपना मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है ट्रेड इकोनॉमिक फील्ड में उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आए और दोनों देशों का जो ट्रेड पोटेंशियल है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि इंडिया और इजराइल अभी एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, राइट। सो आई गेस आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशंस को इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया और इजराइल के बीच में। अब देखो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में काफी इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं, जैसे कि मान लो हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत पुअर है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कम है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ना होने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से हम इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाते हैं। हमारे कंट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका शेयर ऑलमोस्ट केवल 14% के आसपास है अपनी जीडीपी का, लेकिन अगर बाकी देशों में देखोगे तो ये लेवल हाई रहता है। हमें देखने को जर्मनी, यूएस, साउथ कोरिया, यहाँ पर ये लेवल हमें काफी हाई देखने को मिलता है, और स्पेशली सर्विस सेक्टर का भी यहाँ पे काफी हाई देखने को मिलता है। पास्ट में भी इंडिया के एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, जैसे कि आसियान के साथ हमने इसी तरीके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जब एंटर किए थे तो वहां पर ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स को ज्यादा फायदा हुआ इस सिचुएशन में इंडिया के कंपैरिजन में। तो इस वजह से यहाँ पर इंडिया जो है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब तक मजबूत नहीं बनाएगा, इंडिया इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स का कम फायदा उठा पाएगा। फिर दूसरे देश इंडिया पे ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्शनिज्म की ओर ले जा रहा है, जैसे आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, जिसमें काफी सारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस करने के साथ साथ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब टैरिफ लगाता है इंडिया, तो यहाँ पर एलिगेशन लगाया जाता है कि इंडिया जो है वो अपनी मार्केट को प्रोटेक्शनिज्म की तरफ ले जा रहा है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस इंडिया को काफी सारे कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या किसी भी लेवल के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को करने से रोकते हैं। लेकिन इसराइल के साथ हम फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करने वाले हैं। अब इसराइल को आप लोग मैप पे एक बार लोकेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इसराइल है। इसराइल का नेबर्स अगर आप देखें तो इधर इजिप्ट है, ये इधर जॉर्डन है, इधर सीरिया है, ऊपर लेबनान है, और इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है। यही कुछ डिस्प्यूट्स वाले पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका गाजा स्ट्रिप हो गया,
फिर गोलन हाइट्स हो गया, फिर यहाँ पे इसराइल की कैपिटल तेल अवीव हो गई, ये वेस्ट बैंक वाला रीजन जिसको आप लोग फलस्तीन के नाम से जानते हैं। तो ये है इसराइल की लोकेशन, और ये जितने भी आपके मुस्लिम नेशंस हैं उनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है आपका इसराइल। तो इसी के साथ हम यहाँ पर ये नेगोशिएशन कर रहे हैं। अब देखो, इसराइल और इंडिया के बीच के हिस्टोरिकल टाइज की बात करें अगर हम लोग, तो दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन चालू हुआ था इंडिया चाइना के वॉर के समय से, 1962 के समय से। 1965 में इसराइल ने हमारी हेल्प भी करी थी जब उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय पर हमें मोर्टार एमुनिशन सप्लाई किए थे। फिर दूसरी बात, जब इंडिया ने पोखरान का न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो इसराइल उन देशों में से, उन चुनिंदा देशों में से एक था जहां पर इसने इंडिया को कंडेम नहीं किया था। तो इस तरीके से इसराइल का स्टैंड जो है इंडिया को लेकर के वो काफी पॉजिटिव रहा है पास्ट में। इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया जो है वो इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एशिया के अंदर, और ग्लोबली इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यहाँ पर इसराइल का। तो यहाँ पर इस वजह से इसराइल को इंडिया से काफी उम्मीदें रहती हैं, और इस वजह से यहाँ पर इंडिया के साथ और ट्रेड करने को इसराइल देख रहा है, और इस वजह से इस तरह के ट्रेड निगोशिएशंस होते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। दोनों कंट्रीज के बीच में अगर इकोनॉमिक ट्रेड की वैल्यू को मेजर किया जाए तो ये 4.14 बिलियन के आसपास है। ये डाटा लिया गया अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच का, जहां पे दोनों देशों ने 4.14 बिलियन के आसपास का ट्रेड किया है, जिसमें डिफेंस ट्रेड की जो वैल्यू है वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट। फिर काफी सारी इजरायली कंपनीज हैं जो इंडिया में एनर्जी सेक्टर में, रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, वाटर टेक्नोलॉजीज में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। काफी सारे फील्ड में, सोलर एनर्जी फील्ड में, लाइफ चेंजिंग सर्जरीज में वाटर का कैसे एफिशिएंट यूज किया जाए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लेवल पे भी दोनों देश यहाँ पे एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हुए दिखते रहते हैं हमें। फिर उसके बाद डिफेंस सेक्टर में भी हम लोग बात करें तो इंडिया के जो टॉप 4 आर्म सप्लायर्स हैं उसमें से इसराइल हमेशा एक रहता है आपका। यहाँ पर दोनों देशों के बीच यहाँ पे मिलिट्री सेल्स की बात करी जाए तो ये 1 बिलियन एवरी ईयर के अराउंड टोटल जो मिलिट्री सेल है वो दोनों देशों के बीच में यहाँ पे देखी जाती है। फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने काफी सारे इंपॉर्टेंट वेपन्स जो हैं वो इसराइल से यहाँ पे प्रोक्योर किए हैं, जैसे कि फैल्कन अवाक्स हो गया, सर्चर सेकंड एंड हारोप ड्रोन्स हो गए, बेराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो गया, स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हो गया। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेपन्स इसराइल से हमने प्रोक्योर किए हैं, और साथ ही में और डिफेंस फील्ड में क्या कॉपरेशन किए जा सकते हैं इसके लिए दोनों देशों ने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की भी स्टैब्लिशमेंट करी थी, जिसकी कंटिन्यूसली मीटिंग होती रहती है कि अगले 10 साल में इसराइल और इंडिया के बीच में डिफरेंट सेक्टर्स में और किस तरीके से कॉपरेशन को बढ़ाया जा सकता है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसराइल और इंडिया ने 3 ईयर वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इसराइल की टेक्नोलॉजीज है उससे इंडिया में एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट हेल्प मिल पाएगी। फिर कोविड-19 के समय पे भी एक इसराइली टीम इंडिया में आई थी, एक मल्टी प्रॉन्ग्ड मिशन पे, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस था, इंडियन अथॉरिटीज के साथ काम करने के लिए ये टीम आई थी कोविड-19 के समय पर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि दोनों ही देशों के बीच में कॉपरेशंस जो है वो डिफरेंट लेवल्स पर एग्जिस्ट करते हैं, और इस वजह से इस रिलेशनशिप को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और इस वजह से हम लोग यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसराइल के साथ। और इस एग्रीमेंट को निगोशिएट करने के बाद यहाँ पर दोनों ही देश एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर पाएंगे कम से कम टैरिफ रेट पे, और इससे दोनों देशों को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और यही था आपका ओवरऑल एनालिसिस इंडिया इजराइल एफटीए नेगोशिएशंस के अराउंड। तो आई गेस आपको ये टॉपिक सभी को समझ में आया, और अगर आपको ये समझ में आया तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।